हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज मैं जितने भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन है उन रिएक्शन को बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूं कि रिएक्शन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और इसके साथ साथ 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। तो देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में रिएक्शन बिल्कुल गलत ना हो तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं जितना भी रिएक्शन होगा मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, जिससे आप एग्जाम में जाए ना तो आप बहुत ही बेहतरीन करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहां से एग्जाम में आएगा ही आएगा। कंफर्म 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और कंफर्म 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहां से रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देने वाले हैं तो प्रॉपर आपको देखना ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक रिएक्शन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसमें पहला रिएक्शन जो देखेंगे उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या है? तो देखिए, एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन कैसे कि विलियमसन सिंथेसिस से आप क्या समझते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ईथर बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है तो आपको याद रखना है ईथर बनाया जाता है। तो देखिए क्या दे रखा है विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। जब एल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तब ईथर का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड है और इसको हम लोग क्या, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसके साथ कराते हैं तो होता क्या है रिएक्शन में? देखिए हुआ क्या है, Cl किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ चला जाएगा। तो क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और R किसके साथ चला जाएगा? तो ROR के साथ चला जाएगा। तो ROR बना लेगा और ROR ही क्या कहलाता है? ईथर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बार बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको बार बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आपको फायदा करेगा। उसी तरह देखिए क्या यहाँ पे हमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड ले लिया और मिथाइल क्लोराइड का अभिक्रिया इसके साथ मैंने कराया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि फिर सेम रिएक्शन Cl जो है Na के साथ चला गया और NaCl बना लिया। और यहाँ पे CH3 किसके साथ? ये वाला के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या बना ले, देखिए CH3OCH3 और ये क्या है? ईथर का निर्माण कर दिया है। तो विलियमसन सिंथेसिस वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें एल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है, तब ईथर का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया आपको याद रख लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि, और पूरा उम्मीद है कि इस रिएक्शन को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, याद कर ही लेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं वैसा कोई भी फालतू का नहीं बताऊंगा जिससे आपका टाइम पास हो। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है। तो देखिए, जब एल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तब क्या चीज का निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन से क्या बनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं? तो एल्केन बनाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा? आपसे पूछेगा कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फ्रैंकलैंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप बताइएगा कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अल्काइल हाइलाइट की प्रतिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है। तो क्या चीज का निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये अल्काइल हाइलाइट है, इसके साथ हम लोग जिंक की अभिक्रिया कराए हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि Zn के साथ कौन चला जाएगा? Cl चला जाएगा। और जैसे चला जाएगा तो 2 R बच जाएगा, दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे सेम, यहाँ पे Cl किसके साथ चला गया? Zn का साथ, तो ZnCl2 बन गया। और यहाँ पे CH3 दोनों बच गया और आपस में जुट गया और क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। सेम वहीं पे यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Zn, ये Zn किसके साथ? Br के साथ चला जाएगा और यहाँ पे 2 क्या चीज बच जाएगा? यहाँ पे इथाइल समूह बच जाएगा। तो यहाँ पे इथाइल दोनों आपस में जुट गया और कौन सा? तो यहाँ पे ब्यूटेन बना लिया। क्या बना लिया? ब्यूटेन, जो कि एल्केन ग्रुप का आता है। अगला रिएक्शन देखिए, और यह रिएक्शन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है मत पूछिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा
कि ऊर्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे रिएक्शन का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि पूछेगा कि ऊर्ज अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। और ये ऊर्ज अभिक्रिया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इतने बार पूछा गया ना, इतने बार कि मत पूछिए। और मैं बता रहा हूं ना कि जितने भी क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। और आप लकी हैं कि मेरे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यहां से बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है, सब कुछ यहीं से आने वाला है एग्जाम में। इसलिए प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। देखिए क्या है अगला, ऊर्ज अभिक्रिया क्या है। तो जब अल्काइल हाइलाइड की प्रतिक्रिया हम लोग सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या चीज का निर्माण होता है, एल्केन का। यहाँ पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं एल्काइल हाइलाइड, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो हुआ क्या है कि देखिए क्या है, ये Cl जो है Na के साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और यहाँ पे दोनों बार आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे और क्या बना लेंगे, एल्केन का बना लेंगे। उसी तरह सेम देखिए क्या है, यहाँ पे ये अभिक्रिया किया है ना, तो यहाँ का जो Cl है उस किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। और यहाँ पे दोनों मिथाइल समूह क्या हो जाएंगे, आपस में जुट जाएंगे। और कौन सा समूह बना लिए हैं, तो ये देखिए इथेन बना लिए हैं, जो कि एल्केन ग्रुप का है। उसी तरह सेम देखिए क्या है, यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड का विक्रिया सोडियम के साथ कराई गई है। तो इथाइल ब्रोमाइड में क्या होता है, ब्रोमाइड किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा और क्या कर लेगा, बना लेगा कौन सा ग्रुप, तो ब्यूटोन बना लिया है। देखिए फर्क क्या है इसमें और इसमें क्या है। देखिए फ्रैंकलिन रिएक्शन जो है ये Zn के साथ अभिक्रिया हुआ था, लेकिन वही ऊर्ज रिएक्शन किसके साथ हुआ है, तो Na के साथ हुआ है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है और इन दोनों को याद कर ही लेना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग याद कर ही लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं प्लीज़ आपसे कहता हूं कि पढ़ के जाइएगा। और जो इग्नोर कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए कि एग्जाम में बेहतर करने वाला नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करके जाएंगे। और देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी किया करिए। और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और जितना हो सके आप लोग देखिए, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगला क्या है कि SN1 और SN2 में क्या बताइए, अंतर बताना है। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होने वाला है। तो देखिए SN1 में क्या है, इसमें अभिक्रिया की दर केवल अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें अभिक्रिया की दर जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल तथा सांद्रता दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। याद रखिएगा, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है और यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये बताइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, कमेंट में बताइए। उसी तरह द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होती है और इसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला पॉइंट कि यह द्विचरण में होता है, मतलब दो चरण में, और यह एकल चरण में संपन्न होता है। इसमें ध्रुवीय विलायक सहायक होता है और इसमें अध्रुवीय विलायक क्या होता है, सहायक होता है। और इसमें देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोग को याद कर लेना है कि 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद क्या, मिथाइल क्लोराइड आएगा। आप इसमें क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड पहले और उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो आपको SN1 और SN2 में अंतर याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2025 में क्या हो जाए, आ जाए। और देखिए रिएक्शन में जितना बता रहा हूं उन सारे रिएक्शनों को याद करके जाना है, किसी भी रिएक्शन को छोड़ के नहीं जाना है। और ये रिएक्शन तो सबसे खास रिएक्शनों में है और मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं कि ये 2025 में आ रहा है तो आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है 2025 में। इसलिए प्लीज़ इसको याद कर ही लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ना है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको मत छोड़िएगा। क्वेश्चन क्या है कि रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है, रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है, मतलब क्या, ये एग्जाम में देगा
कि रोजेनमुंड अवकरण से अब क्या समझते हैं। तो देखिए क्या है कि जब एसिड क्लोराइड का अवकरण प्लेडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। आपको याद रख लेना है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में कौन सा क्या रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट का भी नाम याद रखिएगा, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और क्या चीज सल्फर। तो इसकी उपस्थिति में हम लोग देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड है। ये क्या है, एसिड क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ माने इसका अवकरण करा रहे हैं। तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन एक Cl को लेकर क्या हो गया, बाहर चला गया, और एक जो हाइड्रोजन बचा है वो हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो वहीं पे ये वाला देखिए बना दिया है। और ये कौन सा समूह है, तो एल्डिहाइड समूह है। और मैं बता दूं कि रोजेनमुंड अवकरण से क्या नहीं बनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि रोजेनमुंड अवकरण से तो आपको कीटोन नहीं बनाया जाता है। इस बात को याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है, तो आ सकता है कि रोजेनमुंड रिडक्शन में क्या बनता है, तो एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। और पूछेगा कि इसमें कौन सा क्या, तो कौन सा अभिकारक भाग लेते हैं, तो आपको याद रखना है पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और सल्फर क्या लेता है, भाग लेता है। इसकी उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन। तो देखिए अवकरण कराते हैं तो एक हाइड्रोजन Cl को लेके गायब हुआ था और एक हाइड्रोजन जाके इसके साथ क्या हो गया था, जुट गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो आपका टाइम पास करे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में चारों चांद लगाने वाले हैं। इसलिए अभी भी मौका है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और जितना हो सके आप लोग इसको बार बार देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है। अगला है क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताना है। तो देखिए एल्डिहाइड क्या है, तो यह अधिक क्रियाशील होता है और यह कम क्रियाशील होता है। कीटोन जो होता है कम क्रियाशील होता है, लेकिन एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील। यह कम अस्थायी होता है लेकिन ये क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। अगला देखिए क्या है, यह टोलेंस अभिकारक के साथ उजला अवक्षेप बनाता है और ये टोलेंस अभिकारक के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है कि यह फेलिंग विलयन के साथ क्या लाल अवक्षेप देता है और यह फेलिंग अभिक्रिया के साथ फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगला देखिए क्या है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये क्वेश्चन 2025 में 2024 में ही आया था कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन वही अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकिन कम कार्बन वाला, और इधर जो है अधिक कार्बन वाला बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में भी ये स्टार लगाते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लेंगे और एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करने वाले हैं। अगला देखिए क्या है, पार्किंग रिएक्शन आपको याद रखना है। तो पार्किंग रिएक्शन क्या है कि जब एल्डिहाइड की प्रतिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है तब एसिटिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो 2024 में ही ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया था और 2025 में भी ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, आ सकता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जब प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराई जाती है तब एल्काइल कार्बल एमीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन का भी क्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म ये है और NaOH के साथ कराई जाती है। तो हुआ क्या है कि Cl जो है ये किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या बना लिया, NaCl बना लिया। और देखिए इसके साथ साथ ही OH जो है एक और हाइड्रोजन लेके क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो अंत में क्या बचा, यहाँ पे देखिए यहाँ से H ले लिया था और H लेके इसमें चला गया था, तो यहाँ पे H2O बना लिया था। तो लास्ट में क्या बच जाएगा, RNC। क्या बच जाएगा, RNC बच गया। और RNC जो है यही क्या कहलाता है, कार्बल एमीन का निर्माण करता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये रिएक्शन कैसे याद होंगे हमें। देखिए रिएक्शन याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार इसको लिखिए, और जो बार बार लिखेगा वो एग्जाम में बेहतर करेगा ही करेगा। अगर रिएक्शन से भगते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर करने वाले नहीं हैं, क्योंकि रिएक्शन से तो पक्का क्वेश्चन आने ही आने वाला है। अगला है क्या, मस्टर्ड वाइल रिएक्शन क्या है। तो देखिए मस्टर्ड वाइल रिएक्शन क्या है कि जब प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है
तब एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण होता है, जिससे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। और ये तीखा गंध के जैसा, मस्टर्ड ऑयल के जैसा गंध देता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये है प्राथमिक एमीन, इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने किसके साथ कराया, डाइसल्फाइड के साथ कराया, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। और किसकी उपस्थिति में, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का, इसकी उपस्थिति में देखिए मरकरी क्लोराइड की उपस्थिति में कराया गया है। तो यहाँ पे H2S क्या हो गया, बाहर निकल गया है। और जितना बचा ये CS, ये किसके साथ जुड़ गया है, RN के साथ जुड़ गया है। और यहाँ पे बना दिया है एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का निर्माण किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये भी आपको याद रखना है कि प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में अंतर क्या है। तो देखिए मैं बता दूं कि प्राथमिक एमीन जल में घुलनशील होता है और द्वितीयक एमीन जल में कम घुलनशील होता है, परंतु तृतीयक एमीन जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला दूसरा क्या है कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन क्षारीय क्रमता क्या होती है, अगर प्राथमिक से द्वितीय से तृतीय जाएंगे तो क्या होता है, बढ़ता है। अगला है क्या कि प्राथमिक एमीन कार्बन एमीन रिएक्शन दिखाता है, जबकि तृतीयक, द्वितीयक और तृतीय कार्बन एमीन रिएक्शन नहीं दिखाता है। और चौथा क्या याद रखना है कि प्राथमिक एमीन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दिखाता है, जबकि द्वितीय और तृतीयक नहीं दिखाता है। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो कि आपको एग्जाम में टाइम पास दे, इसलिए इसको याद कर ही लेना है। चलिए इसी के साथ आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।